मेरी बेटी हर वक्त काला बुर्का ओढ़कर रहती और कहती रहती, जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो मुझे कोई देखता है। वो हर काम बुर्के में ही करती। मैंने कई बार उसका डॉक्टरी इलाज भी करवाया, मगर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब तो मेरी बेटी बुर्का पहनकर बाथरूम में भी जाने लगी है। एक रात वो सोकर उठी तो मैंने यूं ही उसका बुर्का धोने के लिए उठाया तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी में भी मेरी बेटी ने काला बुर्का ओढ़ रखा था। वो सहन में झाड़ू लगाती और बार बार पसीना साफ करती ही जा रही थी। मेरा 1000 बार का दोहराया हुआ शब्द इस बार मैंने फिर बोल दिया कि शायद अब की बार ही उस पर कुछ असर हो जाए। मैं बोली, नाजिया बुर्का उतार दो, घर में कोई भी नहीं है, बस तुम और मैं ही तो हैं। उसने नहीं में सर हिला दिया और इशारे के अंदाज में बोली, मम्मी आपको पता नहीं है कि मुझे कोई छुप छुप कर देखता है। मुझे एकदम से गुस्सा आ गया था। मैंने अपनी बेटी से झाड़ू छीन ली और उससे कहा, तुम कमरे में जाकर लेट जाओ, मैं ही कर लेती हूँ। वो मुझसे डर गई थी, इसलिए चुपचाप कमरे में चली गई। मैं झाड़ू लगाती जाती और बड़बड़ाती जा रही थी कि ना जाने बैठे बिठाए इस कमीनी को क्या हो गया है। बचपन में बहुत हंसमुख लड़की थी। मोहल्ले में हर फैशन सबसे पहले ही तो करती थी। मोहल्ले की सारी औरतें मेरी बेटी से बहुत खुश थी, मगर नर्क हो उस साजिया का जिसने मेरी बेटी का ये हाल बना दिया था। ना जाने दुनिया जहाँ छोड़कर नाजिया ने मोहल्ले में आने वाली 35 साल की विधवा के साथ दोस्ती क्यों कर ली थी। जैसे जैसे उन दोनों की दोस्ती बढ़ गई, मेरी नाजिया के रंग बदलते ही चले गए थे। वो हर वक्त डरी डरी सी रहती थी और कहीं पर आती जाती भी नहीं थी। वो साजिया के साथ ही रहती थी। शाम हुई तो मैंने नाजिया को आवाज़ लगा दी कि आकर हांडी पका लो, तुम्हारे पापा आने वाले हैं। बुरके में उसे देखकर ही मुझे गर्मी सी लगने लगी थी। मैं जान छुड़वाने की खातिर कहा, नाजिया मुझे अभी याद आया कि तुम्हारे पापा ने तो खास फरमाइश की थी कि मैं तुम्हारे हाथ की बनी हुई सब्जी खाना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो कि कमरे की सफाई कर लो। वो इस बात से सर हिलाकर कमरे की तरफ चली गई। जब उसके पापा वापस आए तो वो पानी का गिलास हाथ में पकड़कर बोली, मैं साजिया के घर जा रही हूँ। उसके पापा ने फट से इजाज़त दे दी थी और मैं नाजिया को घूर कर ही देखती रह गई। नाजिया पूरे दिन में इसी वक्त साजिया के घर जाया करती थी। वो जानती थी कि उसके पापा उसे किसी चीज़ से रोकते टोकते नहीं हैं। आज मैंने भी उसे नहीं रोका था। मैं जानना चाहती थी कि आखिर साजिया मेरी बेटी को कौन सी पट्टियाँ पढ़ाती है जो उसके रंग ढंग ही बदल कर रह गए हैं। असगर को खाना देने के बाद मैं बोली, मैं जरा नाजिया को लेकर आती हूँ, अंधेरा फैल चुका है, वो डर रही होगी। असगर ने इजाज़त दे दी तो मैं साजिया के घर गई। उसका घर 2 गलियाँ छोड़कर ही था। मैं जैसे ही साजिया की गली में दाखिल हुई तो यह देखकर दंग रह गई थी कि साजिया और नाजिया दूसरे की छत से उतरकर साजिया के घर में दाखिल हो चुकी थी। मेरी तो पूरी दुनिया ही अंधेरी हो चुकी थी कि यह सब क्या है। क्या मैंने अपनी आंखों से जो कुछ भी देखा है वो सच था? मैं जैसे ही साजिया के घर पहुंची तो ये देखकर हैरत हुई कि नाजिया अपना हाथ पकड़े रो रही थी। मैंने पूछा कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है? साजिया शर्मिंदा होकर आगे बढ़ी थी। वो बोली, नाजिया मुझसे मैक्रोनी बनाना सीखना चाह रही थी। काम करते करते हाथ पर छुरी लग गई। घाव गहरा था, इसीलिए डॉक्टर के पास ले गई थी। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। साजिया इस तरह शर्मिंदा थी कि मैंने उसे हौसला दिया कि कोई बात नहीं, काम करते हुए चोट लग जाना तो मामूली सी बात है। तब कहीं जाकर साजिया का हौसला बढ़ा था और नाजिया को अपने साथ घर ले आई थी। वो बहुत डरी हुई थी, जबकि उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने नाजिया को प्यार किया और समझाया कि इतनी मामूली सी बात पर तड़प तड़प कर नहीं रोते बेटा। फिर मैंने नाजिया को अपने हाथों से ही खाना खिलाया था, क्योंकि कट उसके दाएं हाथ पर लगा था। मैंने नाजिया को सुलाने के लिए उसके कमरे में ले गई। मैंने कहा, आ जाओ, मैं तुम्हारा बुर्खा उतार दूँ, फिर आराम से सो जाना। नाजिया घबराकर 4 कदम पीछे हट गई थी। उसने जोर जोर से नहीं में सर हिलाया और बोली, मम्मी मैं बुर्का पहनकर ही सो जाऊंगी। मुझे डर है कि कोई मुझे देख न ले। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर बेटी की तकलीफ का ख्याल करके मैं चुप हो गई थी। मैं सारी रात नाजिया की परेशानी में सो नहीं पाई थी। मेरी जवान बच्ची को न जाने किसकी बुरी नज़र लग गई थी। अब तो उसके रिश्ते आने थे
अब तो उसकी शादी के दिन थे। अब इस हालात में उससे कौन शादी करेगा। मैंने सोच लिया था कि मैं नाजिया को किसी दिमागी डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। शायद वो ही उसको समझाने में कामयाब हो सके। सुबह मैं जल्दी उठकर नाश्ता बनाकर नाजिया के पास ले गई थी। मुझे ये फिक्र थी कि बच्ची के हाथ में तकलीफ होगी, वो खुद से खाना नहीं खा पाएगी। मैं खाना लेकर गई तो नाजिया ने मुझसे ट्रे पकड़ ली और खुद ही निवाले तोड़ तोड़ कर मुँह में डालने लगी थी। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। तभी मेरी नज़र नाजिया के हाथ पर पड़ी तो मेरा दिल धक से रह गया था। पट्टी उसके बाएं हाथ पर बंधी हुई थी। नाजिया ने मेरे चेहरे का गौर किया तो उसका रंग फीका पड़ चुका था। उसके गले में निवाला अटक गया। उसने खांसते हुए मुझे पानी लाने का इशारा किया था। मैं पानी लेकर लौटी तो नाजिया की पट्टी एक बार फिर से दाएं हाथ पर बंध गई थी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरकर बाहर आ गई। ना जाने मेरी बच्ची ये सब क्यों कर रही थी। उसने हाथ की चोट का बहाना क्यों किया है और फिर वो आखिर कल गई कहाँ थी। मेरे साथ तो गली के कोने तक नहीं जाती थी, ना साजिया के साथ कहाँ कहाँ घूमती फिरती है। मेरे बच्ची में कोई कमी नहीं है ये तो मैं जानती थी, लेकिन साजिया पर मुझे शक हो गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं इसका पता लगाकर ही छोड़ूंगी, बाकी का राज खुद ब खुद खुल जाएगा। अब मैं साजिया के बारे में यहाँ वहाँ से उसके बारे में पूछती रहती थी। मुझको पता चला कि मेरी नाजिया ही नहीं बल्कि मोहल्ले की बाकी लड़कियां भी उसके घर जाती थी। उसके घर में हर वक्त रौनक लगी रहती थी। कभी कोई लड़की उसे बिरयानी सीखने चली गई तो कभी कोई कोफ्ते बनाने चली जाती थी। मैंने तो जिस औरत से पूछा सब साजिया को भर भर कर दुआ देती थी कि उसकी वजह से उनकी बेटियां खरीदारी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी हैं। मगर हैरत की बात यह थी कि दूसरी किसी लड़की का दिमाग मजहब की तरफ नहीं हुआ था। खैर मोहल्ले की औरतों की बातें सुनकर मैं भी हल्की फुल्की खुश हो गई थी। मुझे भी खुशी हुई थी कि चलो मेरी बेटी को भी टीचर मिल गई है। लेकिन मेरी बेटी मुझे पूरी तरह खुश होने ही नहीं देती थी। मैं तो उसकी अजीबोगरीब हरकतों से तंग आ चुकी थी। अब तो नाजिया बाथरूम जाते हुए भी बुर्का नहीं उतारती थी। एक दिन मैंने गुस्से में आकर नाजिया से कहा कि जन्नत में जाने के लिए सिर्फ पर्दा ही काफ़ी नहीं है, बल्कि नमाज कुरान भी पढ़ना पड़ता है, माँ बाप को भी राजी करना पड़ता है। मेरी बात सुनकर नाजिया की आंखों में एकदम से पानी आ गए। वो बोली, मम्मी मुझ जैसी गुनहगार लड़की को जन्नत में नहीं मिलती जगह। मैं तो इस लड़की से बहुत तंग आ गई थी, पता नहीं उसके दिल में क्या चल रहा था। मैंने असगर से बोला, नाजिया को दिमागी डॉक्टर के पास ले चलते हैं। डॉक्टर ने मुझे बताया कि नाजिया ने पहले सेशन में भी कुछ नहीं बताया था, इसलिए वो चाहता था कि मैं उसे हर हफ्ते वहाँ लेकर जाया करूँ। डॉक्टर की फीस बहुत ज़्यादा थी, मगर मैं अपनी बेटी को बिल्कुल तंदुरुस्त देखना चाहती थी, इसलिए मैं कैसे भी करके पैसों का इंतजाम करने लगी थी। मैं अपने तौर पर भी नाजिया को समझाती रहती थी। नाजिया रोकर कहती, मम्मी आपको क्यों नहीं समझ आता कि आपके और पापा के अलावा भी कोई और इस घर में है जो मुझे छुप छुप कर देखता है। मैं बोली, आखिर कौन है जो तुम्हें देखता है? किसने मेरी बेटी को तंग कर रखा है? मैं बेटी की हालत देखकर रोने लगी थी। तभी मोहल्ले में शोर उठा था। मैं भागकर बाहर निकली तो पता चला कि रोशन की बेटी घर से भाग गई थी। वो घर से कहकर निकली थी कि साजिया से कोरमा सीखने जा रही है, मगर जब 5 घंटे बाद भी घर नहीं लौटी तो रोशन साजिया के घर गई। साजिया ने बताया कि उसकी बेटी तो आज वहाँ गई ही नहीं थी। ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। ये अपने मोहल्ले का पहला कांड था। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। रोशन ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था, जबकि रोशन के पति ने खुद को घर में कैद कर लिया था। अब मोहल्ले की सभी औरतें डर चुकी थी। सबने ही अपनी बेटियों को घर में ही कैद कर लिया था। कुछ दिन बाद ये बात खत्म हो गई, लेकिन मेरे दिमाग में रोशन की बेटी अटक कर रह गई थी। फिर मेरी तो एक ही बेटी थी, वही मेरा सब कुछ थी। मैं उसको खोने का सोच भी नहीं सकती थी। मैं नाजिया को फिर से डॉक्टर के पास लेकर गई तो उसने बताया कि नाजिया के दिल में कोई खौफ है, इस वजह से वो खुद को छुपा कर रखती है। अब मुझे डॉक्टर पर गुस्सा आ गया कि इतनी भारी फीस भी लेते हो, मगर अभी तक तुमने मेरी बच्चे की बीमारी ही नहीं पकड़ी। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि नाजिया किसी चीज़ से डरती है, लेकिन वो क्या चीज़ है ये बताना तो आपका फर्ज है। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी थी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था
कि अब मैं अपनी बेटी को दोबारा वहाँ लेकर नहीं जाऊंगी। मैं उसे किसी पीर फकीर को दिखाना चाहती थी। एक पीर ने मुझसे कहा था कि हर शुक्रवार की रात 11 बजे के बाद 11 मुर्गियाँ मोहल्ले में छोड़ देना। इस तरह मेरी बेटी के सर से हर मुसीबत टल जाएगी। अब मैं बहुत उम्मीद हो गई थी। मैंने सुना था कि ये पीर बहुत अच्छा है। अब मैं शुक्रवार की रात का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब से मैंने नाजिया पर दम डलवाया था वो काफ़ी बेहतर हो गई थी। बुर्का तो उसने अभी भी नहीं छोड़ा था। वो एक बार फिर से साजिया के पास जाने लगी थी। मैं इसी में खुश थी कि चलो साजिया के साथ मेरी बच्ची खुश तो रहती है। मुझे साजिया पर भी बहुत तरस आता था। उसकी कहानी भी बड़ी दुख भरी थी। वो शादी के 2 माह बाद ही विधवा हो गई थी। ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था, जबकि भाभीियों ने भी उसे घर में घुसने ही नहीं दिया था। वो तो तन्हा जिंदगी गुजार रही थी। उसकी एक सहेली ने उसे हमारे मोहल्ले में घर ला कर दिया था। बस ये अच्छा था कि साजिया के पति के गुजरने के बाद उसे अच्छी खासी पेंशन मिलती थी, जिसकी वजह से उसका गुजारा हो रहा था। मेरे दिल में अक्सर ये बात भी आती थी कि मैं कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर साजिया की शादी करवा दूं। पहाड़ जितनी जिंदगी वो बच्ची अब तन्हा तो नहीं गुजार सकती थी। मैंने अपने तौर पर रिश्ता भी ढूंढना शुरू कर दिया था। देखते देखते शुक्रवार का दिन भी आ गया। मैं असगर और बेटी को खाना खिलाकर सुला दिया और खुद एक घड़ी की सुइयां गिन रही थी। नींद से आंखें जल रही थी, मगर मुझे जगना ही था। 11 बजे तो मैं जल्दी से दबे पांव उठकर बाहर आ गई थी। उस दरबे में 11 मुर्गियां थी जो मैं आज ही बाजार से लेकर आई थी। मैं 2 गलियां छोड़कर आगे निकल गई थी। मैंने दरबा खोल दिया और वो मुर्गियां खुशी खुशी वहां भागने लगी थी। उन मुर्गियों का ये होता था कि राही लोग उनको पकड़कर उनका गोश्त पका लेते थे। मैं वहां खड़ी ही थी कि अचानक मुझे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। मैं दीवार की आड़ में होकर देखने लगी कि रात के इस वक्त किसके घर मेहमान आ गए। लेकिन सामने का मंजर देखकर मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। सामने ही साजिया गाड़ी से निकल रही थी। साजिया का गाड़ी से निकलना मुझे हैरान नहीं कर रहा था, बल्कि उसका कपड़ा मुझे परेशान कर गया। वह रेड साड़ी पहने हुई थी। वो जैसे ही गाड़ी से उतरी, गाड़ी मुड़कर चली गई थी, जबकि साजिया अपने घर में चली गई। ये क्या था? मुझे कुछ गड़बड़ सा महसूस हो रहा था। सारी रात इसी फिक्र में गुजर गई कि आखिर इस औरत का क्या किस्सा है। परेशानी की बात यह थी कि साजिया के घर सारे मोहल्ले की लड़कियों का आना जाना था। दिल में तो ये आया कि ये बात जाकर सबको बता दूं, मगर फिर ऊपर वाले के कहर से डर गई कि ना जाने क्या बात होगी और मैं किसी शरीफ औरत पर ऐब न लगा बैठूं। मैंने सोचा कि पहले इस मामले का हल करूं, इसके बाद ही कोई कदम उठाऊंगी। सुबह हुई तो मेरी बेटी ने फिर से बुर्का ओढ़ लिया था। आज वो मुझे बड़ी घबराई सी लग रही थी। कहने लगी, मम्मी मुझे साजिया के घर जाना है। मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं उसे वहाँ जाने दूँ। मैंने उसकी बात को टाल दिया। वो किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। मैं उसकी क्लास लेने किचन में गई तो यह देखकर दंग रह गई कि मेरी बेटी तो मुझसे छुप छुप कर रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि बेटी क्या हुआ है। वो कुछ नहीं बोली। मैं आगे बढ़कर उसे गले लगाया तो वो मुझे धक्के देकर अपने कमरे में भाग गई। मेरा सर दीवार से लगा था। मुझे चक्कर आने लगा था। इसलिए नहीं कि मेरा सर दीवार में लगा था, बल्कि इसलिए कि नाजिया को गले लगाते हुए जो एहसास मुझे हुआ था उसने मुझे अंदर ही अंदर खत्म कर दिया था। मैं जमीन पर बैठी चली गई और रोती रही। यह सब क्या हो रहा है मेरी नाजिया को? नाजिया ने खुद को अंदर ही बंद कर लिया था। मैं भी यही चाहती थी कि वो कमरे में ही रहे। मैं उसका सामना नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरी बेटी को कुछ गलत ना हो जाए। रात के 11 बजे तो मैं काला चादर लेकर बाहर निकल गई। मैं साजिया के घर के सामने खड़ी थी। तभी एक बहुत बड़ी कार तेजी से आई और साजिया के घर के सामने रुकी। साजिया भी बड़ी जल्दी से घर से निकली थी। मैं यह देखकर दंग रह गई कि वो तो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी संवरी सी थी। साजिया गाड़ी में बैठी। मुझे कुछ न सूझा तो मैं भी साथ साथ चलने लगी। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि आगे ही मुझे टैक्सी मिल गई थी। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि वो सफ़ेद गाड़ी का पीछा करो। हमारी गाड़ी एक ऐसे इलाके में पहुंच गई थी जहां रात भर भी दिन का गुमान होता था। ये वो इलाका था जहां शरीफ लोग जाना पसंद नहीं करते थे। वो टैक्सी ड्राइवर हैरानी से मुझे देख रहा था। फिर बोला, माँ जी आपका यहाँ रुकना सही नहीं है। मैं भी इस बात पे सर हिला दिया था।
वो बोला, माँ जी वापस चलें। मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाओ। वो खामोश हो गया। तो मैं गाड़ी में बैठे बैठे इस पूरे इलाके को देख रही थी। तभी मेरी नज़र रोशन की बेटी पर पड़ी थी। वो भी एक जवानी में ऐसे खड़ी थी जैसे उसका रूप ही ना हो। फिर मैंने ड्राइवर से बोला कि वो वापस चले। हम वापस आ गए थे। नाजिया की फिक्र और साजिया का सदमा और रोशन की बेटी का गम मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। फिर मैंने एक हल सोचा था। मैंने मोहल्ले की औरतों को घर बुलाया और मैंने उनसे कहा कि साजिया हर रात कहीं जाती है, हमें उसका पीछा करना चाहिए। सब लोग हैरान रह गए थे और मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गए। हम रात के 11 बजे सड़क पर खड़े हो गए और साजिया गाड़ी में बैठकर हमारे सामने गुजर गई। फिर हमने उसका पीछा किया और सब औरतें उसकी हकीकत जान गईं और सभी लोगों ने वहाँ पर रोशन की बेटी को भी देखा। मोहल्ले वालों का खून जोश करने लगा था। वो चाहते थे कि अभी गाड़ी से उतरकर साजिया से बात करें, मगर मैंने सबको समझाया कि ऐसे लोग बड़े बदमाश होते हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने उनको एक उपाय बताया। इस बार फिर से मेरी बात मोहल्ले वाले मान गए थे। हम वापस चले आए। अगले दिन हम सब मिलकर साजिया के घर गए। मैं ही आगे बढ़कर बोली, साजिया, हम सब तुम्हारी असलियत को जान चुके हैं कि तुम्हारा ताल्लुक उस जगह से है जहाँ का नाम लेना भी हम गंवारा नहीं करते। हमने अपनी आंखों से देखा है कि रोशन की बेटी भी वहीं पर है। अगर तुम यहाँ से जिंदा सही सलामत निकलना चाहती हो तो रोशन की बेटी को यहाँ बुला लो, वरना हम तुम्हारे शरीर को पोटी पोटी करके कुत्तों के आगे डाल देंगे। साजिया बड़ी घबरा गई थी। वो साफ इनकार कर गई, मगर आखिरकार अपनी असलियत मान ही गई। फिर उसने अपने आदमियों को फ़ोन करके रोशन की बेटी को वापस बुला लिया था। हमने पुलिस का पहले से इंतजाम किया हुआ था। पुलिस साजिया और उसके आदमियों को पकड़कर ले गई। रोशन के घर तो अजीब सा माहौल था। कभी वो खुशी से हंस देती तो कभी रो देती थी, क्योंकि उसकी बेटी के माथे पर बहुत बड़ा दाग लग गया था। बाहर ये सब निपटाकर घर वापस आई तो बाथरूम के बाहर नाजिया का बुर्का पड़ा हुआ देखा था। वो खुद बाथरूम में थी। मैंने उस मौके का फायदा उठाया और उसका बुर्का जल्दी से धो डाला। नाजिया को पता नहीं था कि मैं घर वापस आ चुकी हूँ। जब वो बाथरूम से निकली तो मुझे देखकर डर गई, जबकि मैं तो बेहोश होते होते ही बची थी। मेरे सामने नाजिया खड़ी थी, जिसका पेट 9 माह की प्रेग्नेंट औरत की तरह बाहर निकला हुआ था। मैं रोते हुए बोली, नाजिया ये क्या है? वो रोकर बोली, मुझे बहुत दर्द होता है, सारी सारी रात नींद नहीं आती। मैंने साजिया को दिखाया तो वो बोली कि तुम प्रेग्नेंट हो। मम्मी, मैं नहीं चाहती कि किसी को मेरे प्रेग्नेंट होने का पता चले और मेरे बाप की इज्जत खाक में मिल जाए। मैं कुछ बोलने के काबिल ही नहीं थी। नाजिया रोते हुए बोली, मम्मी मुझे बचा लो, मैं ये बच्चा जन्म देना नहीं चाहती। मेरा दिल तो कर रहा था कि नाजिया का गला घोटकर उसकी जान ले लूं, मगर मैं ममता के हाथों मजबूर थी। उसके रोने से मुझे तकलीफ होती थी। मैंने प्यार से पूछा, नाजिया तुमने किससे शादी की है? वो रोते हुए बोली, माँ शादी तो दूर की बात है, मैंने तो आज तक किसी लड़के से बात तक नहीं की। अब मैं चौंक गई थी कि ये फिर कैसे मुमकिन है। नाजिया बोली, मम्मी मुझे साजिया ने कहा था कि जिस दिन मैंने हाथ के जख्म का नाटक किया था वो मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं इसलिए रोती रहती थी। वो कहती थी एक दिन मौका देखकर वो मुझे अपने साथ ले जाकर मेरी डिलीवरी करवा देगी। मैं जान गई थी कि वो अपने साथ मेरी नाजिया को क्यों ले जाना चाहती थी। वो उसे भी अपने कोठे पर बैठाकर नचवाना चाहती थी। नाजिया के बुर्के के सूखने का इंतजार किया, फिर उसे अपने साथ अस्पताल ले गई। चेकअप के बाद पता चला नाजिया प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि उसके पेट में रसौली थी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, और अब वो इस कदर बढ़ गई थी कि नाजिया की जान को भी खतरा था। मैंने ऊपर वाले पर भरोसा करके इस वक्त नाजिया का ऑपरेशन करवा दिया। अब मेरी बेटी बच गई, उसे एक नई जिंदगी मिल गई थी। आहिस्ता आहिस्ता नाजिया बेहतर होने लगी थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें अब भी महसूस होता है कि कोई तुम्हें देख रहा है? नाजिया नहीं में सर हिलाने लगी। वो बोली, माँ मुझे कभी भी ऐसा नहीं महसूस हुआ, मैं तो बुर्का पहनने के लिए बहाना बनाती थी। साजिया ने जो मुझे डरा दिया था। मैंने अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरा और कहा, नाजिया मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि अपना दर्द परेशानी हमेशा अपने माँ बाप या घर वालों को बताना चाहिए।
जब हम बाहर के सहारे ढूंढने लग जाते हैं तो वही हमें कुएं में ढकेल देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पे।